नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 18वां व्याख्यान है, जिसके अंतर्गत हम चौहान राजपूतों के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। चौहान राजपूतों के विषय में एक बात कहना निसंदेह है कि इन्होंने अपना इतिहास तलवार की नोक पर लिखा है। आज का व्याख्यान प्रारंभ करने से पहले हम इस व्याख्यान की रूपरेखा को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम कन्नौज का जो गहदवाल वंश है उसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। दिल्ली का अजमेर वंश जो कि यहाँ के चौहान रहे उनका अध्ययन करेंगे। सांभर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालौर के चौहान और हाड़ा राजपूतों को समझने का प्रयास करेंगे। इनके बारे में जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय इतिहास के इस हिस्से को उत्तर भारत के राजवंशों के नाम से जानते हैं और इसका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्नौज के गहदवाल वंश की। चंद्रदेव ने गहदवाल वंश की नींव रखी। इन्होंने प्रतिहार शासकों को पराजित कर और इनसे कन्नौज को छीनकर अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था जयचंद, जिसे मोहम्मद गौरी ने 1994 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर में बाकी सभी राजाओं को बुलाया था। केवल जो अजमेर के चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान, उनके लिए आमंत्रण नहीं भेजा था। इसी बात से रुष्ट होकर एवं जो संयोगिता थी वह इनसे प्रेम करती थी और विवाह करना चाहती थी, इसी कारण इन्होंने स्वयंवर में उनको आमंत्रित नहीं किया था। अतः पृथ्वीराज चौहान जाते हैं और संयोगिता का इस स्वयंवर से अपहरण कर लेते हैं। गहदवाल शासकों को काशी नरेश भी कहा जाता है, क्योंकि बनारस इनके राज्य की पूर्वी सीमा के अंतर्गत आता था। चंद्रदेव के पुत्र के बारे में जानकारी का अभाव है। जो चंद्रदेव के पुत्र हैं, जो कि इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं, इनके बारे में कुछ ऐसी जानकारियां प्राप्त नहीं हुई हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, या इनके द्वारा ऐसे भी कोई कार्य नहीं किए गए होंगे जो इतिहास में हमारे लिए साक्ष्य प्राप्त कराते हैं। इनके बारे में जानकारी का अभाव है एवं इनके पुत्र यानी जो इनके पुत्र के पुत्र रहे होंगे उनका नाम गोविंद चंद्र है, जो कि युवराज के रूप में 1904 तक रहते हैं एवं 1104 तक रहते हैं और 1114 तक यह युवराज के रूप में रहते हैं तथा इसके बाद राजा के रूप में 1154 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसमें आधुनिक उत्तर प्रदेश का और बिहार का अधिकांश भाग शामिल था। इनका जो शासनकाल था, जिस क्षेत्र पर यह शासन कर रहे थे, उस क्षेत्र पर आधुनिक उत्तर प्रदेश, जो आज का उत्तर प्रदेश है, और बिहार का अधिकांश भाग शामिल था। इन्होंने तुर्कों के आक्रमण से बनारस जैसे पवित्र स्थलों को बचाया था। इन्होंने बनारस जैसे पवित्र स्थान, जहाँ पर हिंदू सभ्यता पहले से ही पनपी हुई है, ऐसा माना जाता है कि जो बनारस शहर है उसमें हिंदू सभ्यता कई वर्षों से चलती आ रही है और यह बहुत ही धार्मिक केंद्र है और जो भगवान शिव काशी विश्वनाथ की नगरी माना जाता है, उसके लिए संरक्षण प्रदान किया था। इन्होंने राजधानी जो कि कन्नौज थी उनके लिए और भी गौरवपूर्ण तरीके से पुनः स्थापित किया। गोविंद चंद्र के पुत्र यानी जो इनके पुत्र के पुत्र थे वह जयचंद हुआ करते थे, जो कि बहुत प्रख्यात हुए। इनकी पुत्री संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान भरी सभा के बीच से भगा ले जाते हैं। इस कांड से दोनों राजाओं में शत्रुता पैदा होती है, जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। जबकि जो तुर्कों ने पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने 1191 ईस्वी में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, उस युद्ध में इनकी विजय हुई थी और इसी जो विवाद इनके बीच चल रहा था, इसी विवाद के चलते जयचंद ने इनकी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की थी। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं और उन्होंने स्वयं को
इस युद्ध में पराजित हो जाने के कारण प्राणांत कर लेते हैं, यानी स्वयं को ख़त्म कर देते हैं। यह राजा जयचंद की तस्वीर है, जो कि कन्नौज के गहदवाल वंश के शासक थे। इनका जो शासन है वह हम मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो गहदवाल शासन है वह यहाँ पर फैला हुआ था, इस क्षेत्र में, उत्तर भारत के। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में, चंदावर जो क्षेत्र था यहाँ पर युद्ध होता है, और तुर्क विजेता जो शहाबुद्दीन गौरी था उसने जयचंद को हराकर उसकी हत्या कर दी थी। जयचंद ने जिसका साथ दिया था, गौरी का, जिसने कि पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, उन्हीं के द्वारा 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, और इस युद्ध में शहाबुद्दीन गौरी इनकी हत्या कर देता है। तुर्कों ने उसकी राजधानी कन्नौज को बहुत खूब लूटा और बाद में नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसके साथ ही गहदवाल वंश का अंत हो जाता है। आइए इस वंश के कुछ जो शासक रहे हैं, कुछ शासक उनके बारे में और उनके समय के बारे में जानते हैं। गोविंद चंद्र, इनका शासन 1114 ईस्वी से 1154 ईस्वी तक चला। विजयचंद, जिनका शासनकाल 1155 ईस्वी से 1170 ईस्वी तक चला। राजा जयचंद, जिनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, इनका शासनकाल 1170 ईस्वी से 1193 ईस्वी तक चला, और 1194 में इनकी मृत्यु हो जाती है गौरी द्वारा पराजित किए जाने पर। आइए दिल्ली के अजमेर का जो चौहान वंश है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अजमेर का चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव को माना जाता है। यह इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विग्रहराज बीसलदेव था। बीसलदेव ने संस्कृत नाटक हरिकेली की रचना की, जिसके कुछ अंश अढ़ाई दिन के झोपड़े, जो कि बख्तियार जो वहाँ के संत थे, उनकी याद में, उनके स्वागत में बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इस समय पर बनवाया गया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा। उसकी जो दीवारें हैं, उस पर इनके जो हरिकेली नाटक है उनकी पंक्तियाँ अंकित हैं। चौहान वंश के शासक अजय राज ने अजमेर शहर की स्थापना की थी। अजय राज ने अजमेर शहर की स्थापना की। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, जिसे राय पिथौरा को कहा जाता था। इन्हें हम इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जो कि 1991 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। यह जो 1991 का जो प्रथम युद्ध था तराइन का, 1991 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध, जो कि 1992 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जयचंद ने गौरी का साथ दिया था, उस युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो एवं जैनिक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण। जो कि चंद्रबरदाई थे, उन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, जिनमें इनकी वीर गाथा का वर्णन किया गया है। एवं जैनिक जो इतिहासकार थे इस समय के, उन्होंने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। पृथ्वीराज चौहान ने चालुक्य शासक भीम द्वितीय को पराजित किया था। जो चालुक्य शासक थे भीम द्वितीय, उनके लिए किसने, पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। साथ ही परमार वंश के शासक परिमार्धी देव के लिए पराजित किया था। परिमल की ओर से वीर सैनिक आला एवं उदल, जो कि मध्य प्रदेश के मैहर क्षेत्र में बहुत ही चर्चित हैं, जो माँ शारदा हैं उनके भक्त माने जाते हैं, आला और उदल, वो यहाँ के सैनिक थे। इनकी मृत्यु भी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा की गई थी। चौहान वंश के अनेक शाखाओं में शाकंभरी चौहान अजमेर के जो पास में रहते थे। स्थापना जो कि चौहान वंश की स्थापना है, जो 7वीं शताब्दी में वासुदेव ने की थी। यह माना जाता है कि 7वीं शताब्दी में वासुदेव द्वारा चौहान वंश की स्थापना की गई थी। वासुदेव के बाद पूर्णतल्ल, जयराज, विग्रहराज प्रथम, चंद्रराज, गोपराज जैसे अनेक सामंतों का शासन रहा। चौहान वंश के प्रमुख शासकों के बारे में जान लेते हैं। इनके एक शासक थे अजयदेव चौहान अर्णोराज। इनका शासनकाल 1133 ईस्वी से 1153 ईस्वी तक रहा। विग्रहराज चतुर्थ
जिन्हें बीसलदेव जिन्होंने हरिकेली नाटक की रचना की थी, जिनकी जो पंक्तियाँ हैं वह अढ़ाई दिन के झोपड़े में लिखी हुई हैं। वह उनका शासनकाल 1153 से 1163 ईस्वी तक रहा। पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम के से जाना जाता है, यह 1178 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। 1192 ईस्वी में गौरी द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी या इन्होंने स्वयं को मार लिया था। यह एक चित्र जिसमें पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े पर सहयोगिता के लिए जो अपहरण करके ले जा रहे हैं, यह आप देख सकते हैं। यह है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इतिहासकारों द्वारा माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी, जो कि सूफी संत थे, उनके स्वागत के लिए 2.5 दिन में तैयार करवाया था। हालांकि डिस्प्यूट है, लेकिन इतिहासकारों ने जो लिखा है हम स्टडी में वही पढ़ते हैं। अढ़ाई दिन के झोपड़े की जो बाहर की तस्वीर है, यह इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें जो दोनों कल्चर इस्तेमाल की गई हैं, इसमें कुछ जो साक्ष्य मिलते हैं, इसकी जो रचनाएं हैं, इसमें कुछ राजपूती कल्चर और इस्लामिक कल्चर देखने को मिलती हैं। यह जो इस अढ़ाई दिन के झोपड़े में जो कृतियां हैं, जैसे हम स्वास्तिक का चिन्ह देखते हैं, इसमें जो हिंदू जो सभ्यता रही है उसके बारे में देखते हैं। और विग्रहराज बीसलदेव की जो पंक्तियां हैं इस प्रकार यहाँ पर इनका रचना की गई है। चौहान वंश के बारे में अन्य जानकारी। राजस्थान में कई राजपूत वंश हुए जिन्होंने समय समय पर यहाँ पर शासन किया, अपनी मातृभूमि को अपने शौर्य एवं पराक्रम से गौरवान्वित किया। चौहान शासक विद्वानों के आश्रयदाता थे। इन्होंने अपने राज्य में जो विद्वान थे उनको आश्रय दिया, जिससे जनता में शिक्षा एवं साहित्य में प्रगति हुई, जिससे यहाँ की जो जनता थी वह शिक्षित एवं साहित्य में यहाँ पर प्रगति हुई थी। वो साहित्य लिखते थे एवं साहित्यों की रचना हुई। इस प्रकार इस वंश के समय जो साहित्य की एवं शिक्षा की वृद्धि हुई थी। इस तरह में संघर्ष के वातावरण में एक तरफ तो संघर्ष चल रहा था, दूसरी तरफ वस्तु शिल्प पनपता जा रहा था। इस समूचे काल को सौर और आध्यात्मिक चेतना ने कलात्मक योजनाओं से जीवित रखा। चित्तौड़, बड़ौली तथा आबू के मंदिर, जो चित्तौड़ के मंदिर हैं, बाड़ौली के मंदिर है तथा आबू के मंदिर, इस कथन के प्रमाण हैं कि यहाँ पर इस प्रकार की रचनाएं हो रही थी। इस प्रकार जो साहित्यकार हैं एवं जो वास्तुकार हैं उनके लिए स्थान प्राप्त था और वो बहुत सी सुंदर और सुडौल रचनाएं कर रहे थे। प्रमुख चौहान शाखाएं, हम जो चौहान वंश की शाखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं वह इस प्रकार हैं। सांभर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालौर के चौहान एवं चौहान वंशीय हाड़ा राजपूत, जो कि बहुत ही पराक्रमशाली और वीर थे। हम इन चारों शाखाओं के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। आइए सांभर के चौहानों के बारे में अध्ययन करते हैं, इनको जानने का प्रयास करते हैं। इनका स्थान नागौर क्षेत्र हुआ करता था। चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव को माना जाता है, जो कि चौहानों के संस्थापक माने जाते हैं। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव को माना जाता है। इनका समय 531 ईस्वी के लगभग रहा। बिजौलिया प्रशस्ति में वासुदेव को सांभर झील का निर्माता माना जाता है। जो बिजौलिया प्रशस्ति है उसमें जो हमें पता चलता है कि वासुदेव ने सांभर झील का निर्माण करवाया था। इस प्रशस्ति में इन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। इनके लिए गोत्रीय जिनका गोत्र है वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया गया है। चौहान पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। जो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, इनको सामंत बताया जाता है। जो प्रारंभ में यह सामंत हुआ करते थे, परंतु गुबक प्रथम, जिसने हर्ष मंदिर का निर्माण कराया था, यह स्वतंत्र शासक बन के उभरा। जो कि गुबक प्रथम थे वह सामंत ना होकर अपने को स्वतंत्र कर लेते हैं और स्वतंत्र शासक बन के उभरते हैं। इसी वंश के नंदराज की पत्नी रुद्राणी योग क्रिया में निपुण थी। मान्यता है कि यह पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीप जलाकर भगवान शिव की उपासना किया करती थीं। रणथंभौर के जो चौहान वंश हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। रणथंभौर
के चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज ने की थी। यहाँ के प्रतिभा संपन्न शासकों में हम्मीरदेव सबसे प्रमुख हैं। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी हम्मीरदेव के समय रणथंभौर पर 1308 ईस्वी में आक्रमण कर देते हैं। इसका प्रमुख कारण हम्मीरदेव द्वारा अलाउद्दीन के जो विरुद्ध खड़े हुए मंगोल थे उनको इन्होंने संरक्षण दिया था। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी इनके विरुद्ध युद्ध छेड़ देते हैं और युद्ध में किला जीत पाने के कारण अलाउद्दीन हम्मीर के दो सेना नायक रणमल एवं रतिपाल को अपनी ओर मिला लेते हैं। लालच देकर इनके जो दो सेना नायक थे रणमल एवं रतिपाल इनको अपनी ओर मिला लेते हैं तथा राज जानकर फिर से आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। इसी आक्रमण के चलते हम्मीर आगे बढ़कर शत्रुओं का सामना करते हैं, बहुत ही पराक्रम दिखाते हुए, और वहीं वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। हम्मीर की पत्नी एवं पुत्री जौहर कर लेती हैं। यह राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। रणथंभौर का जो फोर्ट है, जो किला, जो कि हम्मीरदेव के समय पर बना हुआ था, इसके बारे में देखते हैं। बहुत ही सुंदर किला है, मौका मिले तो आप यहाँ पर विजिट कीजिए। आइए जालौर के चौहान वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। इनका शासक कीर्तिपाल था। जालौर का प्राचीन नाम जावलीपुर था और यहाँ के किले का नाम स्वर्णगिरी मिलता है। इसको अपभ्रंश का सोनगढ़ कहा जाता है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर को जीतने के लिए 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण किया। उस समय चौहानों का सरदार सावल देव था, जो कि दुर्ग का रक्षक था। उसने तुर्कों का सामना किया, इसलिए इसके शौर्य की जो धाक थी वह राजस्थान में जम चुकी थी। किंतु एक राजद्रोही भावले नामक सैनिक ने विश्वासघात कर दिया। वह जाकर अलाउद्दीन से मिल गया। इसके कारण सिवाना का पतन हो गया और अलाउद्दीन खिलजी सिवाना को जीत लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम खैराबाद रख दिया था विजय के बाद। इसके पश्चात ही जालौर 1311 ईस्वी में इसका पतन हो जाता है। इस वंश का शासक, जो अंतिम शासक था, वह कृष्णदेव को माना जाता है। वह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। यह है जालौर का फोर्ट, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर, और मौका मिले तो यहाँ भी विजिट कीजिए आप। ये तस्वीर जो किले के ऊपर से ली गई है, आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर इन्होंने यह फोर्ट बनाए हुए थे, बहुत ही रचनात्मक तरीके से। यह फोर्ट इनके जो पराक्रम है, शौर्य की प्रतिमान माने जाते हैं। हाड़ा राजपूत। वर्तमान हाड़ौती क्षेत्र पर चौहान वंशीय राजपूतों का अधिकार था। प्राचीन काल में यहाँ मीणाओं का अधिकार हुआ करता था, जो हाड़ा शासक है। इनसे पहले मीणा जो जाति थी उनका यहाँ पर शासन हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि बूंदा मीणा, जो कि यहाँ का सरदार था, बूंदा मीणा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ था। कुंभाकालीन जो राणा कुंभा थे, उनके समय में रणपुर में एक लेख है, उससे यह जानकारी मिलती है कि बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। इसके अनुसार राणा कुंभा के जो कालीन का समय था, उसके रणपुर के लेख से यह जानकारी मिलती है। रावल देवा ने मीणाओं को पराजित किया था। जो रावल देवा थे, इन्होंने मीणाओं को पराजित किया तथा 1241 में बूंदी राज्य की स्थापना की थी। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण बरसैं हाड़ा ने करवाया था। जो बरसैं हाड़ा थे, उन्होंने तारागढ़ के किले का निर्माण करवाया था। तारागढ़ इतिहास में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जो तारागढ़ का किला है, यहाँ पर भित्ति चित्र बने हुए हैं, इन्हीं के कारण यह बहुत ही प्रसिद्ध है। बूंदी के सुरजन शाह ने 1569 में अकबर से स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर द्वारा स्वाधीनता के जो पत्र भेजे जाते थे, उन पर सुरजन शाह ने अपनी स्वीकारिता दी थी एवं यह इनके अकबर के अधीन आ गए थे। बूंदी के प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी शत्रुसाल हाड़ा का स्मारक है। जो 84 खंभों की छतरी है, जो बूंदी में बनी हुई है, वह हाड़ा का जो शत्रुसाल हाड़ा है, इनका स्मारक मानी जाती है, जो कि 1558 ईस्वी में
सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। बुद्ध सिंह के शासनकाल में मराठों ने बूंदी रियासत पर आक्रमण किया था। जो बुद्ध सिंह थे उनके शासनकाल में मराठों ने बूंदी पर आक्रमण किया था। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो मराठों के प्रमुख आक्रमण हैं, मराठों के आक्रमण बहुत ही कम राजस्थान पर हुए हैं। बुद्ध सिंह के शासनकाल में मराठों ने इस पर आक्रमण किया था। प्रारंभ में कोटा बूंदी राज्य कोटा का भाग था। जो बूंदी राज्य है कोटा का ही भाग हुआ करता था, जिसे शाहजहां ने बूंदी से अलग कर माधो सिंह को सौंपकर 1631 ईस्वी में नए राज्य के रूप में मान्यता दी। जो पहले कोटा है वह बूंदी राज्य का हिस्सा हुआ करता था। शाहजहां ने 1631 ईस्वी में जो कि इसे एक अलग राज्य का दर्जा दिया एवं माधो राज्य के लिए सौंप दिया था। कोटा का दीवान झाला रालिम सिंह चर्चित व्यक्ति था। कोटा इसके नियंत्रण में रहा करता था। कोटा चित्र शैलियाँ, पशु पक्षियों के श्रेष्ठ अंकन एवं कोटा शैली, जिसमें कि शिकार के चित्रों के लिए इतिहास में यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो पक्षियों के संरक्षण का अंकन किया जाता था, जो कोटा की चित्र शैली है, और यहाँ की जो शिकार से संबंधित चित्र बनाए गए हैं बहुत ही प्रमुख है। हाड़ा राजपूतों की राजधानी जैसलमेर का यह चित्र है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। यह चित्र हाड़ा राजपूतों के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इसमें महारानी स्वयं को जो युद्ध के समय अपना प्राणघात करके इनको युद्ध लड़ने के लिए भेजती थीं, उसके बारे में एक स्टोरी है जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। यह चित्र हाड़ा सरदार की पत्नी जो कि चूड़ावत थे उनकी पत्नी का चित्र है। इस चित्र में इस प्रकार का जो चित्र दर्शाया गया है, इसके बारे में एक स्टोरी है कि जो यह मुगल सेना के लिए जो इनके सरदार हैं ये लड़ने जाते हैं एवं विवाह के लिए केवल 7 ही दिन होते हैं और मेहंदी का रंग भी नहीं उतरता है। इस समय पर इनको युद्ध के लिए जो प्रस्ताव आता है और यह पत्नी को लेकर आश्वस्त होते हैं और इनकी आश्वस्तता को देखते हुए इनकी पत्नी इनको विश्वास दिलाती हैं और इनके लिए जो जब युद्ध पर जाते हैं तो जो युद्ध पर जाते समय टीका लगाती हैं और यह वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ सरदारों के सामने यह आश्वस्त दिखाई पड़ते हैं और इनसे बात की जाती है कि आप इस प्रकार के आश्वस्त क्यों हैं, और इतनी बात सुनकर यह अपनी आश्वस्तता का उन सैनिकों के लिए जानकारी देते हैं और बोलते हैं कि महारानी से एक बार आप पूछ कर आइए कि मतलब आप युद्ध में पराजित होने पर वह आप रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगी। तो सैनिक महारानी के पास आते हैं, इनसे कोई निशानी देने के लिए कहते हैं और आज तो इनकी अपने पति की आश्वस्तता को देखकर यह अपना जो शीश है वह काटकर थाल में भेजती हैं, युद्ध भूमि में भेज देती हैं और वह इससे बहुत ही इस चीज़ को देखकर असहज होते हैं और युद्ध लड़ने लगते हैं। अपने पराक्रम के दम पर वह और इस प्रकार के कृत्य को देखकर वह युद्ध में जीत जाते हैं और मुगल सेना भाग खड़ी होती है। इस प्रकार के शौर्य को सत सत नमन। और वीरता में केवल जहाँ पर वीर ही नहीं उनकी पत्नियाँ भी बलिदान देती थीं। और अधिक बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, इसलिए हम आज का व्याख्यान यहीं समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अगर कभी मौका मिलेगा तो इनके बारे में, राजपूतों की जो कहानियाँ हैं इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।